हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री की शिक्षा। मैं शैलजा आप सबके साथ जुड़ी हूँ डिस्कस करने के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही जितने अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सारे एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में भी हम कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। और साथ ही हम देखने वाले हैं आज एमसीक्यू के साथ साथ कुछ बूस्टर डोज। ये है हमारा इंडेक्सेस के फॉर्म में बूस्टर डोज, जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमने डेज को पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट डेज को दिसंबर मंथ के पूरे कवर किए हैं, और इस तरह से आज हमने स्टार्ट किया है इंडेक्सेस को। और इंडेक्सेस के आगे भी छोटे छोटे पार्ट्स आते रहेंगे। ये उसका आज का पहला पार्ट है हमारा इंडेक्सेस के फॉर्म में। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है किसी इंडेक्स में, और इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है, और इस इंडेक्स को किसने जारी किया है या कौन जारी करता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला इंडेक्स क्या है। हमारा पहला इंडेक्स है आज का हमारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये 2020 का इंडेक्स है। इसमें टॉप किया है यूएस ने। और यूएस के बाद अगर देखिए इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें, तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 10th। यूएस के साथ अगर देखें तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में यूएस के बाद आता है हमारा यूके, और थर्ड नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। और इस तरीके से ये इंडेक्स उन कंट्रीज को दी जाती है जो अपने कंट्री के साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से मैनेज करते हैं। उसमें यूएस जो है टॉप पे रहा है। और अगर हम देखें कि ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन सी संस्था करती है, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक ऐसी संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। इसमें जो है टॉप जो किया है वो यूएस ने टॉप किया है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें 20th है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की अगर बात करें तो इसे जारी करने वाली संस्था है स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक संस्था है जो इसे जारी करती है। और अगर इसकी बात करें तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि कोई कंट्री है वो अपने यहाँ पे स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए कैसा इकोसिस्टम, कैसा माहौल, हर तरह के का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा प्रोवाइड करा पाता है, ये उस चीज को देखते हुए इंडेक्स में ये लिस्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। इसमें अगर हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में कौन सी कंट्री टॉप पर है, तो उसमें चाइना नंबर 1 पे है, और इंडिया हमारा ये दूसरे नंबर पे है, यूएस को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पे है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें तो चाइना और इंडिया के बाद इसमें आता है हमारा कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है। और जो हम कनाडा थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकंड पे इंडिया आता है। और फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ पे आता है हमारा चेक रिपब्लिक आता है। और फिफ्थ की अगर हम बात करें तो उसमें इंडोनेशिया फिफ्थ नंबर पे आता है। अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है कशमैन एंड वाकफील्ड्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है, तो वो है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगापुर ने टॉप किया है इस सेक्टर में। और इसमें इंडिया की जो रैंक देखी जा रही है वो 122 हम देख रहे हैं, 122 नंबर पे आ रही है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है, तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने के लिए जो एक कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट है वो ये इंडेक्स जारी करती है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। कोई भी कंट्री इनोवेशन में किस लेवल पे है, किस रैंक में है, किस लेवल की वो इनोवेशन करती है, कितने अच्छे इनोवेशंस होते हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत सारे पॉइंट्स को देखकर ये इंडेक्स में नंबर दिए जाते हैं, रैंकिंग रखी जाती है। तो इसमें जो है वो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आता है। अगर इंडिया की रैंकिंग देखें हम तो ये 46 रैंक पे आती है इंडिया इनोवेशन के मामले में। और यहाँ पे अगर देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये 2021 जो है, इसमें अगर संस्था देखिए, संस्था की बात करें तो इनोवेशन इंडेक्स की इसमें जो हमारा वीपो
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन वीपो जो है वो इसे जारी करता है इनोवेशन इंडेक्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा जो डेनमार्क है वो डेनमार्क 4th रैंक हासिल करता है, टॉप करता है, लेकिन 4th पोजीशन पे। 4th इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग है ये वंस अगेन ये आपका खाली है, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए वो कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर पाई है, तो इसलिए वो खाली है। और अगर इंडिया की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें वो 10th रैंक पे आता है। और इस तरीके से ग्लोबल चेंज। और अगर इसकी संस्था की बात करें कि ये इंडेक्स जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है, तो जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है जो इस इंडेक्स को जारी करती है। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। अभी हमने रिसेंट में देखा था 2021 का जो है वो इंडिया उसमें 90 नंबर पे थी, लेकिन अभी सुधार करते हुए इंडिया की रैंकिंग 83rd पे आ गई है और इसमें जापान और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जापान है वो कंसेक्यूटिवली 3 ईयर्स से टॉप पर बनी रही है। और और इसका जो यूज है देखते हैं हम, इसका जो बेनिफिट देखते हैं इस इंडेक्स में टॉप पर होने पे या किस पोजीशन पे रहने पे। हमारे जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रीज में बिना वीजा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 129 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीजा के। ये है ना एक बहुत ही काम की बात। और ये अगर हम देखें तो यहाँ इस जो सबसे लीस्ट पावरफुल देखा जाता है तो वो है अफगानिस्तान हो गया, इराक है, सीरिया है, पाकिस्तान है, यमन। ये कुछ लीस्ट जो है पावरफुल कंट्रीज हैं नीचे से जो इनकी रैंकिंग आती है। और इसे फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस में ब्राइबरी की जो बात चलती है, ये कितना लिया दिया जाता है, कौन सी कंट्री में क्या पोजीशन है, ये इंडेक्स वही शो करता है। और इसमें टॉप करने वाली कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो ये 82nd रैंकिंग है इसकी। और ये अभी पिछले इंडेक्स में हमने देखा था कि जब इसका 2020 में इसका जो जारी हुआ था इंडेक्स तो उसमें 77th प्लेस पे था। अभी ये फिसल के 5 रैंक इसकी फिसली है, 82nd पोजीशन पे आई है। और ये जो इंडेक्स है इसको जारी किया है ट्रेस नाम का, TRACE ट्रेस नाम की एक संस्था है। वो एक प्रकार की एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंडेक्स को जारी करती है। नेक्स्ट है हमारा QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। ये बहुत ही हम सबके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ सिटीज हमारे संस्थाएं हैं जो जारी करती हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप किस सिटी में जाना पसंद करते हैं, या ओवरऑल व्यू लिया जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस सिटी में जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लंदन जो है ये नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इस सिटी में जाके। फिर आता है म्यूनिख आता है 2nd पोजीशन पे। फिर अगर हम देखें तो साउथ कोरिया का सियोल आता है। फिर टोक्यो आता है, जापान का जो टोक्यो शहर है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जाकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया में जो मुंबई शहर है वो 106th पोजीशन पे आती है वर्ल्ड वाइड। और एक और सिटी है जो जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से इंडिया में लोग पसंद करते हैं जाना पढ़ने के लिए, वो है बेंगलुरु। 110th पोजीशन पे बेंगलुरु आती है। और नेक्स्ट है हमारा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री 2020 का। तो इस इंडेक्स में जो है सबसे पोल्यूटेड कंट्री अगर हम देखते हैं तो वो है बांग्लादेश नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है और मंगोलिया नंबर 4 पे है। तो ये जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है ये जो संस्था जारी करती है, हाउस प्रेस नाम की एक संस्था है, ये वो जारी करती है। और इस तरीके से हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे। आई होप ये आपको पसंद आया हो। और ऐसे ही हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस या कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को जो हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स को मैं लेकर आऊंगी आपके बूस्टर डोज के रूप में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और हमारे एग्जाम में जो हेल्पफुल हो, मैं सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस वैसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का MCQ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है,
जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो हमारा कौन सा राज्य, इसमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो जारी किया गया है कि जल संरक्षण प्रयास में कोशिश किस राज्य ने अच्छा किया है, उसमें फर्स्ट जो रैंकिंग मिली है वो कौन सा राज्य है जिसे ये फर्स्ट रैंक मिला है। तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के प्रयास, जल संरक्षण, जल को बचाने के प्रयास में नंबर 1 पोजीशन पे है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है वो नंबर 2 पे आता है। और अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, जल शक्ति मंत्री की, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि ये जरूरी क्यों है जल का संरक्षण करना, क्योंकि जल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा नहीं मैं जरूरी समझूंगी, बट इतना जरूर है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जल एक संसाधन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके संरक्षण पे और हमारे पीने के लिए और अदर कामों के लिए भी जल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसका संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी करने का मौका मिला है? वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी का मौका मिला है और मध्य प्रदेश सरकार ने 251 करोड़ रुपए की बजट भी पास कर दिया है इसको इसकी मेजबानी के लिए। तो ये है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि युवाओं के बीच में जो खेल संस्कृति की जो भावना है वो बनी रहे, इसका उद्देश्य है, सबसे पहला यही है। और जिससे हमारे कंट्री में जो यूथ हैं वो सिर्फ खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे स्लोगन्स जारी किए जाते हैं। और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये सिर्फ गेम्स नहीं होते हैं, मेडल नहीं दिलाते, बल्कि ये हमें फिजिकली भी एक्टिव करते हैं, मेंटली भी एक्टिव करते हैं। कोई भी गेम, चाहे आप ओलंपिक खेलें या ना खेलें, लेकिन आपके अदर सेक्टर्स में भी जहाँ भी जाते हैं, अगर आप स्कूल में अच्छा प्लेयर रहते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए फिर देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर हम करें तो इसका जो स्टार्टिंग हम देखते हैं 2018 से शुरू हुआ है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 मार्च, बी 12 अगस्त, 20 अगस्त, सी 10 जनवरी, डी 15 मई। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? वो कौन सा दिन है जहाँ पे हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में उसे मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि हम हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा का इसे स्थान दिला सके और हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया जा सके पूरे विश्व में। और साथ ही हिंदी में जब हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो इस दौरान विश्व के कई देशों में कई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यूनेस्को द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं कि विश्व भारतीय धरोहर स्थल हैं जो उनको उनकी अपनी वेबसाइट पे वो हिंदी भाषा में उनका विवरण प्रदान कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने ये विश्व हिंदी दिवस के मौके पर किया था। अगर इसके साथ ही हम देखें कि नेशनल जो हमारा हिंदी दिवस होता है यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो हम देखते हैं वो किस दिन मनाते हैं, तो हम मनाते हैं वो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और इस तरीके से हम दोनों साथ साथ में याद रख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय है वो 14 सितंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है
ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो वो निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन है ए शौकत तरीन, बी हैथम अलघिस, सी सुनील बहादुर, डी बासिल राजपक्षे। तो वो कौन है जिन्हें अभी हाल ही में ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? और क्या आप बता सकते हैं कि इस जो ये नए सचिव बने हैं उन्हें किसने, वो किसको रिप्लेस करके बने हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हैथम अलघिस। हैथम अलघिस ने जो रिप्लेस किया है वो मोहम्मद बरकुंडा को रिप्लेस किया है। और हैथम अलघिस जो है ये कुवैत तेल अधिकारी रहे हैं, और इन्हें अभी हाल ही में ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। और ओपेक जो संस्था है ये बनी थी 1960 में। 1960 की ये संस्था बनी हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर अगर हम देखें, हेडक्वार्टर इसका है ऑस्ट्रिया के वियना में। वियना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो कौन से पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के जिन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी मनमोहन सिंह। क्या आपको इसका आंसर पता है? इसका आंसर होने वाला है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इन्हें अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम देखें कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी हमारे 25वें और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे इनका 25 नंबर पे आ जाता है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1935 को हुई थी। और ये इसका पूर्व नाम जो है वो इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक प्राइवेट बैंक के रूप में हुई थी। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करके था। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था। फिर इसे 15 अगस्त 1949 में 1949 में 15 अगस्त 1949 को इसे राष्ट्रीयकृत किया गया और एक सरकारी बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया। और आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर अगर हम देखें अब तो वो है मुंबई में। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये कोलकाता में हुआ करता था। फिर इस तरीके से इसके छोटा सा कुछ इतिहास है आरबीआई का। आरबीआई के अगर हम पहले, एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो ऑस्बर्न स्मिथ थे। और ऑस्बर्न स्मिथ के बाद अगर हम देखें कि हमारे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख साहब जी हैं, वो आरबीआई के पहले गवर्नर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ आरबीआई की अगर बात करें तो ये जो सीडी देशमुख साहब जी थे, ये स्वतंत्रता के पहले से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक यही 3rd नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। और यही उस टाइम पे जब हमारा स्वतंत्रता चल रहा था, स्वतंत्रता दिवस हमें मिला, स्वतंत्रता मिली थी हमें, तब ये उस समय आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है? वो कौन है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स मिशेल, ऑप्शन बी डेविड सासोली, ऑप्शन सी है एंटोनियो तजानिया, ऑप्शन डी है मारियो ड्रैगियो। वो कौन यूरोपीय अध्यक्ष हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वो है आपके डेविड सासोली। ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे और ये पहली बार 2009 में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने थे। और अगर अब बात करें वर्तमान में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, तो माल्टा की सांसद हैं रॉबर्ट मेट्सोली। इन्हें वर्तमान में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और माल्टा सासोली ये जो हैं
सॉरी रॉबर्ट मेट्सोली ये वर्तमान में यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं और ये तीसरी महिला अध्यक्ष है यूरोपीय संसद की, और साथ ही साथ सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी हैं यूरोपीय संसद की, जो मात्र अभी 43 इयर्स की हैं यूरोपीय संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान यानी निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? और यहाँ पे पहली की बात हो रही है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि खेल सेक्शन में अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई चीज पहली बार हुई है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आपके ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है इसका रूस। और इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री ने मिलकर पर्वतारोहण संबद्ध खेल संस्थान निमास द्वारा राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान निमास द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। यह अभियान नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। 12 लोगों का सदस्य एक नियुक्त किया गया था, बनाए गए थे 12 लोग के सदस्य। उसमें 8 भारतीय जवान थे, 4 अरुणाचल प्रदेश के युवा थे। और इस जो ये एक टीम बनी थी, इसका निर्देशन किया था निमास के निर्देशक ने। और ये जो संस्थान बनी है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में एक जिला है, उसमें वहां पे ये संस्थान बनाई गई है और ये एक उन्नत प्रकार की खेल संस्थान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान औरंग नेशनल पार्क को मौजूदा आकार से 3 गुना और अधिक विस्तृत करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी असम। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? हम सब ने पढ़ा है कि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो असम राज्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर है असम। यहाँ पे असम की राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो इसका वर्तमान आकार है उससे 3 गुना इसको बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 200.32 किलोमीटर इसमें ऐड किए जाएंगे और ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? वो कौन सा राज्य है जिसने अपने वो कौन सा राज्य है जिसमें गंजम जिला आता है और उसने अपने आप को बाल विवाह मुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी बिहार। तो गंजम जिला ओडिशा का एक जिला है जिसके जिला प्रशासन ने ये कहा है कि पिछले 2 वर्ष में जितने बाल विवाह हुए हैं उनको उन पर रोकने के लिए और उन्हें वहाँ के जिले के लोगों को जागरूक बनाने के लिए वो सक्षम हुई है वहाँ की जिला प्रशासन, और उसने अपने आप को यह घोषित किया है कि अब यहाँ बाल विवाह नहीं होता है। और ये निर्भया कड़ी के अंतर्गत ये जो बाल विवाह मुक्त हुआ है, ये निर्भया कड़ी अभियान के तहत हुआ है। और इसी प्रकार का एक और अभियान किया गया है गंजम जिले में कि यहाँ पे जो किशोरियां हैं, यानी कि जो कम उम्र की जो लड़कियां हैं जो कम उम्र में ही स्कूल अपनी आधे पे छोड़ देती हैं, उसके लिए काउंसलिंग सेशन रखा गया है कि उन्हें स्कूल छोड़ने से बीच में ही रोका जाए। इस तरीके से ये काफी अच्छे इन्होंने अभियान शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LLC ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी स्मृति मंधाना, सी शेफाली वर्मा या फिर डी झूलन गोस्वामी। बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं झूलन गोस्वामी। इन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया गया है लेजेंड लीग क्रिकेट का। इन्हें जो भी महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए लेजेंड लीग क्रिकेट ने यह शुरू किया है कि अब महिलाओं की भागीदारी बढ़े क्रिकेट में, उनकी अधिकारिता
भी बढ़े, इस सब के लिए लेजेंड लीग क्रिकेट ने इन्हें एक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या कहता है। हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। ये एक इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही अपने आप में अचीवमेंट भी है। वो कौन सा देश है जिसने ये फॉर द फर्स्ट टाइम उसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि जानवर का दिल जो है वो एक मानव के हृदय में, मानव के शरीर में उसको ट्रांसप्लांट किया और उसमें सक्सेस भी रहा है। तो वो डॉक्टर रहे हैं अमेरिका के जो इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने सुअर के दिल को एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है और वो सक्सेस भी रहे हैं। किसी भी प्रकार का उसने मतलब रिएक्शन नहीं दिया है बॉडी ने कि अच्छे से उसे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी दूसरे से, तो जरूरी होता है कि वो जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे तो बात एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की नहीं हो रही है, बल्कि एक एनिमल से एक ह्यूमन की बात हो रही है। तो ये जो अचीवमेंट है ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेडिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है A 30%, B 40%, C 20%, D 10%। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर होगा 20%। LIC में भारत सरकार ने FDI के लिए मंजूरी दे दी है, वो भी 20% की। इससे पहले अगर हम देखें कि जो अदर बीमा कंपनियां हैं उसमें FDI के लिए 74% तक का जो है FDI उसमें है कि आप 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उसमें हो सकता है। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है, क्योंकि LIC के अपने कुछ कानून अलग हैं और अब इसने शुरू किया है, ये पहली बार हुआ है। और जो है विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत कुछ बदलाव संशोधन किए जाएंगे उसमें। उसके बाद ही ये जो FDI है 20% का, ये सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो ये है आपके ऑप्शन A अंग्रेजी, B उर्दू, C संस्कृत, D हिंदी। आपके ऑप्शन ये हैं चारों, और आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता हो। इसका आंसर होगा हिंदी। हिंदी भाषा में यूनेस्को ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी वेबसाइट पे विश्व हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अपनी वेबसाइट पे जितने भी भारतीय धरोहर स्थल हैं, विश्व भारतीय धरोहर स्थल हैं, उनके विवरण को हिंदी में वो जारी करेंगे। और इसके लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान सिंह जी ने इसकी यूनेस्को की सराहना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है A एस सोमनाथ, B रघुनाथ अनंत, C मणिंद्र अग्रवाल, D प्रेमचंद्र पांडे। तो दोस्तों वो कौन है जो अभी नए इसरो के चीफ नियुक्त किए गए हैं? वो है आपके एस सोमनाथ अभी इसरो के नए चीफ नियुक्त हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एस सोमनाथ ने अभी हाल ही में किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है के सिवान को। के सिवान अभी इसरो के चेयरमैन थे और अब वर्तमान में इनको रिप्लेस करने वाले हैं। एस सोमनाथ ने इन्हें रिप्लेस कर दिया है। और इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो एक ऐसी संस्था है जो स्पेस में रिसर्च के लिए एक संस्था है, जो स्पेस में रिसर्च करने के लिए बनाई गई है, भारतीय संस्था है। और इसरो का जो फाउंडर है वो विक्रम साराभाई हैं और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1967 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसरो का हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि
विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 8.3%, ऑप्शन सी है आपके 6.3%, ऑप्शन डी है 7.1%। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8.3%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। और इसी तरह अगर 6.3 की बात करें तो यूएन ने 6.3 का अनुमान लगाया है चालू वित्त वर्ष में कि भारत की वृद्धि दर 6.3 लगभग रहेगी। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर माइक स्यान, ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गॉरेंचस, ऑप्शन डी पूनम खेत्रपाल सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आईएमएफ के नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है पियरे ओलिवियर गॉरेंचस को। पियरे ओलिवियर गॉरेंचस नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रसिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमेरिका। माया एंजेलो अमेरिका की पोएट, राइटर और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। ये पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकी टकसाल द्वारा एक सिक्के पर इनके फोटो को जारी किया गया है। साथ ही दूसरे हिस्से में सिक्के के जो अमेरिकी पहले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको दिखाया गया है। और इनकी फोटो माया एंजेलो के साथ एक बाज की और राइजिंग सन की जो इमेज है वो दिखाई गई है। और ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी सोशल एक्टिविस्ट रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला लिया है? तो आपके ऑप्शन है ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डी औरंग नेशनल पार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आई होप इसका आंसर आप बता सकेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। और इसका आंसर होगा औरंग नेशनल पार्क। 200.23 किलोमीटर इसका इसमें 200.23 किलोमीटर इसमें इसके वर्तमान आकार में इसको जोड़ा जाएगा। लगभग 3 गुना इसका आकार और जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन क्या कहता है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में से 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि फोर्ब्स मैगजीन कुछ टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करता है जो सबसे ज्यादा कमाई करती है। उसमें नंबर 1 पे कौन सी प्लेयर है? आपके ऑप्शन है ए वीनस विलियम्स या फिर वीनस विलियम्स, ऑप्शन बी सिमोन बाइल्स, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो वो कौन सी प्लेयर हैं जिन्हें टॉप पर सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में रखा है फोर्ब्स ने? तो वो है आपकी जापान की नाओमी ओसाका। अगर हम बात करें भारत की पीवी सिंधु की तो इन्हें भी सातवीं रैंक इन्हें मिली है, 7वां स्थान मिला है फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 महिलाओं में से। ये अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है भारत के लिए भी और स्पेशली पीवी सिंधु के लिए भी 7th रैंक इनको मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? आपके ऑप्शन है रसिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। दोस्तों वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने मिलकर अभी पासिंग एक्सरसाइज अरब सागर में किया है और अपनी नौसेना पावर को और बढ़ाया है? तो वो है आपका रसिया और भारत ने मिलकर अभी हाल ही में पासिंग एक्सरसाइज किया है अरब सागर में। इस एक्सरसाइज से भारतीय नौसेना की ताकत में और भी इजाफा हुआ है और पहली बार भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन
युद्धपोत का इन्होंने परीक्षण किया है INS कोच्चि का, जो कि गाइडेड जो कि एक गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल है। INS कोच्चि ये उसका सफल परीक्षण किया है, और ये पहली बार हुआ है कि भारतीय नौसेना ने ऐसा किया। भारतीय नौसेना ने इसका जो है परीक्षण किया है कि स्वदेशी रूप से निर्मित हो और उसको भारतीय नौसेना ने उसका परीक्षण किया हो। तो ये इस एक्सरसाइज में किया गया है। और ये रहे दोस्तों आपके कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो और इंजॉय किया हो आपने, और जो आपका बूस्टर डोज रहा हो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कुछ ऐसे बूस्टर डोज मिलते रहेंगे आपको। आई होप आप वीडियो को आपने बहुत पसंद किया हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये हमारा नेक्स्ट जो हम देखते हैं, ये हमारे कुछ आंसर्स होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होते हैं फिर से, तो उसके आंसर दिए रहते हैं, मैं लास्ट में हमेशा देती हूँ, जिसके थ्रू आप कभी भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।